द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस की गई जहां पे अमेरिका, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो कंट्री था क्योंकि उसने हिटलर और उसकी सेनाओं को और सहयोगी देशों को परास्त कर दिया था, अमेरिका एक सेंट्रल पोजीशन में बैठा हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय किया गया कि आने वाले समय में अमेरिकन डॉलर दुनिया भर की रिजर्व करेंसी बन जाएगा। इसका मतलब ये था कि दुनिया भर में जितना ट्रेड होगा, जितना एक्सपोर्ट होगा, जितना इंपोर्ट होगा, सब कुछ अमेरिकन डॉलर में होगा। और इस पर्टिकुलर मूव से अमेरिकन डॉलर को और अमेरिका को एक अच्छी खासी बढ़त हासिल हो गई बाकी दुनिया के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी करेंसी दुनिया भर की करेंसी के ऊपर रैंक की जाती है और आपकी करेंसी में ही पूरी दुनिया ट्रेड करेगी तो आप अपने आप एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाते हैं। लेकिन जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो अमेरिकन डॉलर्स हैं, जो उनकी जब प्रिंटिंग होगी तो प्रिंटिंग होगी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे। इसका मतलब क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड पे प्रिंटिंग का मतलब ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट उतने ही डॉलर्स छाप सकती है जितना कि उसके पास गोल्ड रिजर्व है। यानी कि अगर आप मान लीजिए अमेरिकन डॉलर एक लेते हैं अमेरिकन सरकार से उस समय पे, तो अगर आप उस डॉलर को वापस करेंगे तो उस डॉलर की कीमत के बराबर का सोना आपको वापस मिल सकता था। तो दुनिया भर की सरकारों ने, दुनिया भर के कंट्रीज ने अमेरिकन डॉलर्स परचेज किए क्योंकि वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड था। और डॉलर्स के अगेंस्ट बॉन्ड्स भी सेल किए अमेरिकन गवर्नमेंट ने। वो बॉन्ड्स भी दुनिया भर में खरीदे गए और समय के साथ चीज़ें चलती रहीं और अमेरिका दुनिया भर में एक जानी मानी महाशक्ति बन गया। उसके बाद समय आया 60 और 70 के दशक का, जब रशिया यानी कि जो फॉर्मर यूएसएसआर था और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और रशिया लगातार स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे थे और अर्ली इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे स्पेस में। और साथ ही मून मिशन अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। साथ ही 70 के शुरुआत में अमेरिका वियतनाम वॉर में भी फंसा हुआ था, तो हर तरफ फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अमेरिका को मून मिशन को फंड करना था, वहाँ पे उसे बहुत पैसा चाहिए था। साथ ही वियतनाम की लड़ाई को भी फंड करना था, वहाँ भी उसे बहुत पैसे की ज़रूरत थी। तो उन सारी ज़रूरतों से मजबूर होकर उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने ये घोषणा की कि अब अमेरिकन डॉलर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो बरकरार नहीं रहेगा। इसका मतलब ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहे जितने डॉलर्स छाप सकती थी, अब उसे गोल्ड को रिजर्व के तौर पर रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मूव था और दुनिया भर में इसको लेके बहुत स्पेकुलेशंस शुरू हो गए। और इसी के साथ जन्म हुआ फिएट करेंसी का। फिएट करेंसी एक रोमन लैंग्वेज में फिएट का मतलब होता है कि यू कैन डू एज यू प्लीज। तो इसका मतलब वो एक ऐसी करेंसी थी जिसका कोई आधार नहीं था। इसका आधार ना होने का मतलब ये है कि उसका पहले गोल्ड आधार होता था, लेकिन अब गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड डॉलर के साथ हटा दिया गया था। तो अब वो बन गया था बगैर किसी आधार की करेंसी और अमेरिका को मिल गई थी एक सुपर पावर, क्योंकि अब उसे गोल्ड के साथ डॉलर को मैच करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जितने चाहे डॉलर्स छाप सकता था और क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी तो अमेरिका के पास एक अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गई और उसका उसने दशकों तक इस्तेमाल किया। लेकिन इससे अमेरिकन अर्थव्यवस्था की समस्याएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका में जो प्रोडक्टिविटी थी, मेल और फीमेल प्रोडक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो बहुत कम हो रहे थे और लोगों की एवरेज एज बढ़ती जा रही थी। तो ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था जहाँ पे एवरेज एज बढ़ जाए और युवाओं की संख्या नगण्य हो, ऐसी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं पाती, ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि कंजम्पशन डाउन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका ने इसे हैंडल करने के लिए एक तरीका निकाला और वो तरीका था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के साथ ही अमेरिका को पूरी दुनिया के बाजारों का एक्सेस मिल गया, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जा सकते थे। और आप जानते हैं कि 1990 के दशक में भारत का बाजार भी पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया गया था। तो अचानक से जो अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में अपना सामान नहीं बेच पा रही थी और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि युवा कंज्यूमर्स थे ही नहीं और बुजुर्गों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, उन्हें अचानक से पूरी दुनिया का बाजार मिल गया और अमेरिकन कंपनीज में बहुत तेज ग्रोथ आने लगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और काम हुआ। एक और काम ये हुआ कि ऐसे देश जहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे भी नए नए इनोवेशंस होने लगे, सॉफ्टवेयर्स में, कंप्यूटर साइंस में, और बहुत बड़ी एक आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई पूरी दुनिया में, जो एक सर्विस इंडस्ट्री थी।
भारत जैसे कंट्रीज उससे बहुत बेनिफिट हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल सकते थे, इसलिए आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत बड़ी बन गई। और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में होता क्या था कि बेसिकली अमेरिकन प्रोसेसेस के ऊपर काम होता था, जहाँ पे अमेरिकन को ऐसे बताया जाता था कि ये अमेरिका से ही कोई व्यक्ति बात कर रहा है, और सपोर्ट सिस्टम्स पूरी तरह वॉइस सपोर्ट सिस्टम्स और डेटा सपोर्ट सिस्टम्स और टेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप कर दिए गए, और इस तरह से पूरी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री भारत में डेवलप हो गई। और ऐसे ही और कई देशों में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, उन कंट्रीज में भी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप हो गई। आउटसोर्सिंग, जैसा कि आप जानते हैं, एक लो वैल्यू काम है, लेकिन धीरे धीरे जब आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन सारे कंट्रीज में डेवलप हुई, तो साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्षमताएं भी डेवलप होने लगी, और धीरे धीरे यहाँ के युवा अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर और पूरी दुनिया में जाकर नौकरियां पकड़ने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स बनने लगे, और साथ ही भारत जैसे देश दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के निर्यातक बनने लगे। और आप जानते हैं उसके बाद फिर एक ऐसा समय भी आया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने कहा कि भाई अमेरिकन को नौकरियां बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आके अमेरिकन की नौकरियां यहाँ पे ले जा रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पे भी वो बहुत क्रिटिकल थे, क्योंकि अमेरिकन जॉब्स बाहर जा रही थी। तो इसी बात को आधार बना के और नेशनलिज्म को आधार बनाकर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि ये सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग था। तो देखिए, एक रणनीति जो अमेरिका ने बनाई थी दुनिया भर के बाजारों को कैप्चर करने की, वो बैकफायर कर गई, और दुनिया भर ने आके अमेरिका के बाजारों को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन अमेरिकन डॉलर के गिरने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं थमी, ये इसके आगे भी चली गई। और कुछ सालों बाद आया कोरोना, एक डेडली बीमारी जिसने दुनिया भर में हैवक क्रिएट कर दिया, और लाखों लोग जिससे मर गए। हम सब भी उससे काफ़ी प्रभावित रहे, पूरी दुनिया उससे प्रभावित रही। भारत में भी हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कोरोना एक महामारी थी, लेकिन कोरोना महामारी के साथ शायद अर्थव्यवस्थाओं की दशा और दिशा भी बदलने वाला था। जब दुनिया भर में व्यापार बंद हो गया, बाजार शटडाउन हो गए, तो अमेरिकन में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी की स्थिति पैदा हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो इस सारी चीज़ को टैकल करने के लिए पहले डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद नए प्रेसिडेंट जो बिडेन ने लगातार डॉलर्स को छापना शुरू कर दिया एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में, ये सोचकर कि अगर ये डॉलर्स बाजार में जाएंगे तो इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कंपनियों के पास बाजार ही नहीं था, ऐसी जगह ही नहीं थी जहां सामान को बेचा जा सके। तो उन्होंने वो सारा जो डॉलर उन्हें मिले, जो सारे पैसे उन्हें मिले, उन सारे पैसों को कहीं ना कहीं गोल्ड में या स्टॉक मार्केट्स में लगा दिया। और अमेरिका में स्टॉक मार्केट्स बढ़ते रहे, लेकिन ग्राउंड पे ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और ना ही अर्थव्यवस्था को गति मिली। लेकिन इस सारी व्यवस्था में अमेरिकन डॉलर कमजोर होने लगा और अमेरिकन अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लगी। अब यहीं पे आया एक और बहुत बड़ा मोमेंट। मुझे लगता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा मोमेंट है, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन को अटैक करेंगे। जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को अटैक किया तो पूरी दुनिया में कोहराम मच गया और रशिया पे एक के बाद एक सैंक्शंस लगने लगे, क्योंकि रशियंस को एक इन्वेटर के तौर पर देखा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा प्रमुख बैन माना गया कि स्विफ्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया। तो स्विफ्ट एक ऐसी संस्था थी जो यूरोप में काम करती थी और पूरी दुनिया के बैंक्स को जोड़ती थी आपस में। जब भी कोई ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में कहीं भी होता था तो उसका मैसेज स्विफ्ट के माध्यम से ही जाता था। तो स्विफ्ट ने बहुत सारे रशियन बैंक्स पर, मेजर रशियन बैंक्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। साथ ही बहुत सारी रशियन कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। तो इसके साथ ही रूबल का फ्री फॉल शुरू हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अब आ रहा है। युद्ध की तैयारियों के बीच रशिया पहले ही एक SPFS सिस्टम बना चुका था, जो रशिया के सारे बैंक्स को इंटीग्रेट करता था और कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता था। साथ ही साथ चाइना के पास भी CIPS यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम था, जो कि स्विफ्ट के जैसे ही पेमेंट सिस्टम्स हैं। इसके साथ ही एक और बहुत चौंकाने वाली बात का पता चला, और वो ये थी कि व्लादिमीर पुतिन एक लंबे समय से गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में लगे हुए थे और उन्होंने अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अपने गोल्ड रिजर्व्स की जो क्वांटिटी थी ओवरऑल उसे बढ़ा लिया था। आज की तारीख में रशिया के पास करीब 630 बिलियन US डॉलर्स हैं एज रिजर्व करेंसी, लेकिन उसके साथ ही इससे भी ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड उनके पास एक रिजर्व के तौर पे है। तो वो सारी तैयारियां पहले से ही कर बैठे थे। अब रशिया पर सैंक्शंस लगाने की प्रक्रिया में सिर्फ एक रशिया अफेक्ट नहीं होने वाला था, बल्कि सारी दुनिया अफेक्ट होने वाली थी। रशिया क्रूड ऑयल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है और यूरोप का 40% एनर्जी रशिया से ही जाता था। साथ ही साथ रशिया दुनिया भर में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर भी है।
इसके साथ ही बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स में भी रशिया का बहुत बड़ा शेयर है। जैसे 5% दुनिया भर का निकल रशिया में होता है और साथ ही लगभग 40% पैलेडियम भी रशिया में ही होता है। और ये दोनों मेटल्स बहुत क्रिटिकल हैं आज की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जितनी भी बैटरीज बनती हैं उन सभी में निकल का बहुत बड़ा रोल है। और निकल और पैलेडियम जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, प्रोसेसिंग चिप्स बनते हैं, उन सब में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब आप ये बात समझिए कि अगर इन प्रेशियस मेटल्स की पूरी दुनिया में कमी हो जाए, या वीट की पूरी दुनिया में कमी हो जाए, या ऑयल की पूरी दुनिया में कमी हो जाए, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होने वाली है ना। तो सारी दुनिया की व्यवस्था आज की तारीख में उससे प्रभावित हो रही है। और आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है कार्स का, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है आने वाले समय में। तो सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो रशिया को आप सिर्फ इस तरह से मत देखिए कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगा दी और बात खत्म हो गई। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे शुरू होती है। अब इस सारे बात से, सारे मुद्दे से एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आता है कि रिसेंटली जो अमेरिकन फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक से ज़्यादा रिजर्व करेंसीज हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अभी एक्सेप्ट करने लगा है कि उसमें जो ताकत थी, उसकी जो माइट थी, इकोनॉमिक माइट, वो कहीं ना कहीं स्लाइड हो रही है। और अमेरिका अभी एक्सेप्ट करने लग गया है कि शायद दुनिया अब दो धड़ों में बंट जाएगी और यूएस डॉलर की वैल्यू एज रिजर्व करेंसी डिक्लाइन होने वाली है। साथ ही साथ सैंक्शंस का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि रशिया ने पूरी दुनिया से अरबों डॉलर्स के कर्ज ले रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जब सारी दुनिया रशिया पे सैंक्शंस लगा देगी तो ये अरबों डॉलर के कर्ज भी डूब जाएंगे। और अरबों डॉलर के कर्ज पूरी दुनिया के डूबने का मतलब है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है आने वाले समय में। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू ओ अ बैंक $1 million देन इट्स योर प्रॉब्लम, बट इफ़ यू ओ द बैंक $1 billion देन इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक। तो आप इस सारी बात से लगभग समझ चुके होंगे कि दुनिया में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड क्रांति आने वाली है, जहां पे अमेरिका का जो टॉप पोजीशन थी एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर, वो कहीं ना कहीं स्लाइड डाउन होने वाली है। और अमेरिका अब शायद अपनी पोजीशन को खो रहा है और दुनिया शायद अब दो धड़ों में दोबारा बंटने वाली है। इसके जो इम्पैक्ट होने वाले हैं उनकी शायद हम आज की तारीख में कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि आज की तारीख में आप करेंसीज को ट्रस्ट मत कीजिए, करेंसीज में मत इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट्स को ट्रस्ट मत कीजिए, उनमें मत इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट कीजिए ऐसी चीज़ों में जो रियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू करेंसी और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर नीचे होने से कम और ज़्यादा नहीं होने वाली है। भारत जैसे देशों के लिए शायद समस्या थोड़ी कम है, क्योंकि हम खुद 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाले देश हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है और शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन बड़े लंबे समय तक बहुत स्ट्रांग बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, लगभग 40% पॉपुलेशन अभी भी युवा हैं। तो युवा एक बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत और चाइना, मुझे लगता है आने वाले समय में दुनिया भर में सुपर पावर्स बनने वाले हैं। मुझे लगता है अमेरिका को जो टॉपल करेगा कंट्री, दैट विल बी चाइना। चाइना विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, और उसके बाद जो नेक्स्ट सुपर पावर है चाइना के बाद, वो भारत ही है। तो आप मान के चलिए कि भारत और चाइना दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाले हैं। और ये हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है, प्लेजर का पॉइंट है। और साथ ही साथ ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आता है, क्योंकि जब आप बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं तो आसपास की छोटी व्यवस्थाओं का आप सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आने वाले 10, 20, 25 सालों में वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे युवा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, नई चीज़ों को सीखें। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया कॉन्कर करने के लिए है। अगर आज से ही हम ये काम करना शुरू कर दें तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया में एक महाशक्ति बन जाएगा। जय हिंद।